नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं करेंट का टॉपिक लेकर आया हूं। व्यस्तता के कारण जो है मैं बीच में वीडियो नहीं बना पा रहा था। चलिए, अप्रैल का करेंट मेरा जो अपडेट नहीं हुआ था, तो अप्रैल का फर्स्ट वीक का करेंट जो मुझे महत्वपूर्ण लगा उसको मैं लाया हूं। तो महत्वपूर्ण की चर्चा में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें अब की बार जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में रही थी आरबीआई। तो आरबीआई के बारे में देखते हैं कि आरबीआई से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो सबसे पहले मैंने इसमें दिखाया है आपको कि आरबीआई की स्थापना। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो आरबीआई का स्थापना है। तो आरबीआई का स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है, जब 1 अप्रैल 1935 को गठित हुआ था तो उस समय जो इसकी मुख्यालय कलकत्ता में थी, और 1937 में इसकी मुख्यालय चेंज होकर मुंबई में, जो अभी वर्तमान में भी मुंबई में ही है। ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक भी आरबीआई को ही कहा जाता है, और इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक फैक्ट और मैंने लिखा है कि आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो राष्ट्रीयकरण जो है इसका दोस्तों 1949 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जब कोई निजी संपत्ति को सरकार अधिकृत कर लेती तो उसे राष्ट्रीयकरण कहते हैं, मतलब नेशनलाइजेशन कहा जाता है उसे। चलिए, इसी संदर्भ में आरबीआई का हम कार्य भी देख लेते हैं। क्या अभी जो ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न आता है तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि निम्नलिखित में से आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है। ठीक ना, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला कार्य अगर देखिएगा तो पहला कोई आपका कार्य है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को प्रबंधित करना। ठीक, ये एक्ट है, उसको ये प्रबंधित करता है। दूसरा है मौद्रिक नीति को तैयार करना, कार्यान्वयन करना और उस पर निगरानी रखना, वाच भी करता है। उसके बाद है बैंकिंग संचालन के मापदंडों को निर्धारित करना, 3 नंबर। उसके बाद चौथा इसका पॉइंट देखिएगा तो चौथा आपका है वो केंद्रीय और राज्य सरकार के लिए मर्चेंट बैंकिंग का भी काम करता है दोस्तों। तो ये 4 इसका मेन फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किस विदेशी इंश्योरेंस कंपनी की पूरी 26% हिस्सा खरीद लिया है। तो ये दोस्तों इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलिया जनरल कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन है, आपको दिख रहा होगा। इंश्योरेंस ऑस्ट्रेलियन जनरल कंपनी है ये दोस्तों। तो उसका जो 26% का हिस्सा जो है ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस खरीद लिया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत का घरेलू रेटिंग एजेंसी कौन है। तो IND.RA जो है ये घरेलू रेटिंग एजेंसी है। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी भी होता है, जैसे आप सुने होंगे S&P, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था। S&P होता है, मूडीज है, मूडीज के बारे में आपको हम बताए थे। उसके अलावा हम बताए थे मूडीज के बारे में बताए थे, फिच के बारे में बताए थे। फिच भी जो है एक आपका रेटिंग एजेंसी है। तो उसी तरह से अपना घरेलू रेटिंग एजेंसी भी है आपका कौन, IND.RA है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। सनराइज मिशन हाल ही में चर्चा में रहा था, ये क्या है। तो सनराइज मिशन का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट है, ये नासा के द्वारा इसे जो है कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सूर्य के विशालकाय सौर कण और तूफान का अध्ययन के लिए इस मिशन को चालू किया गया है दोस्तों। अगला चलिए हम लोग देखते हैं, इसका उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है तो सौर तूफानों का अध्ययन करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सौर तूफानों का अध्ययन करना। उसके बाद है सौर प्रणाली के कार्य को समझना। उसके बाद है सौर के स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना। और इसी में मैं एक रिमार्क नोट लिखना था, बट ये पॉइंट में ही आ गया है। तो ये तो आप उद्देश्य याद रखेंगे। उसके अलावा इसको नोट में आप नोट कर सकते हैं कि आयन मंडल के कारण पृथ्वी से सूर्य के स्पेक्ट्रम का अध्ययन सही से नहीं किया जाता है, इसलिए ये सनराइज मिशन जो है उसमें भी सहायक होगी। चलिए, नासा के बारे में जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म नासा क्या है। जिस तरह से अपने यहाँ भारत में इसरो होता है, उसी तरह से इंटरनेशनल एजेंसी जो कि अमेरिका का है, ये जो है नासा है। नासा का फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका स्थापना जो है 29 जुलाई 1958 को किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC में है। और नासा को अमेरिका द्वारा नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एस्ट्रोनॉटिक के स्थान पर इसको लाया गया था। मतलब नासा जिसमें काम नहीं कर रहा था तो उस समय उस एक संस्था थी, नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स,
तो उसी के स्थान पर नासा का स्थापना किया गया दोस्तों। तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए एक और चर्चा में था उड़ीसा दिवस, ये भी काफ़ी फेमस है और ये बीपीएससी के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या कि बीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बिहार जो है उड़ीसा से कब अलग हुआ था, तब लोग डायरेक्ट आंसर करते हैं 1 अप्रैल 1936 को। तो चलिए उड़ीसा दिवस कब मनाया गया, 1 अप्रैल को मनाया गया। ठीक, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया गया। उसके बाद ये बिहार से अलग कब हुआ था दोस्तों, तो ये बिहार से अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। और 1 अप्रैल 1936 को जब अलग हुआ था तो उड़ीसा प्रांत का जो है गवर्नर ऑस्टिन हबक को चुना गया था। पीछे से 2 नाम याद रखिएगा, ऑस्टिन हबक को बनाया गया था दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं, नोट में पढ़ लेते हैं। 22 मार्च 1912 को एक सबसे पहला विभाजन हुआ था, तो उसमें एक बंगाल था, एक बिहार प्रांत था। तो बिहार प्रांत में उस समय उड़ीसा हुआ करता था दोस्तों, ठीक ना। तो आपको देखिए इसमें गौर कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखने के लिए मिलेगा आपको कि बिहार का बंगाल से बंटवारा सबसे पहली बार जो है 1912 ईस्वी में हुआ, फिर एक बार 1936 ईस्वी में हुआ और तीसरा बार अगर देखते हैं तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को लास्ट इसका बंटवारा हुआ। तो अगर आपसे कहा जाए कि बिहार का वर्तमान स्वरूप किस विभाजन के आधार पर अभी दिखाई प्रतीत हो रही है या दिखती है, तो आपको ये 15 नवंबर 2000 बताना है दोस्तों, ठीक ना। क्योंकि वर्तमान स्वरूप जो है 15 नवंबर 2000 के बाद का जो है अभी बिहार दिखता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसमें एक सुकन्या समृद्धि खाता योजना के बारे में लिखना था, इसको मैंने नोट नहीं किया, अगले वीडियो में इसको लाऊंगा। अगला चलते हैं, हम लोग देखते हैं दोस्तों कि द्वितीय असाधारण G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों का बैठक कहाँ हुआ था, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ था दोस्तों, ये भी चर्चा में रहा था। ठीक, तो G20 का, चूंकि G20 जो है बिहार खास करके भारत के लिए काफ़ी मायने रखता है, तो इसकी बैठक जो है सऊदी अरब में हुआ था दोस्तों। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ कोविड-19 किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का रिपोर्ट है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखना, इसमें तो कुछ करना नहीं है। जिस तरह से रिपोर्ट की बात हो रही है तो रिपोर्ट आप लोग भली भांति समझते होंगे। जैसे ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट होता है, वर्ल्ड बैंक जारी करती है। उसके बाद इकोनॉमिक आउटलुक जो है IMF जारी करती है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी संस्था है जो कि अपना रिपोर्ट जारी करती है। तो उसी तरह से इसको भी याद रखना है, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ कोविड-19 की संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का रिपोर्ट है, तो विश्व बैंक का है दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR, इसका फुल फॉर्म मैंने नीचे लिख दिया है, ने किस शीर्षक से कोरोना वायरस पर चित्रकला प्रतियोगिता को लॉन्च किया है दोस्तों, तो इसको याद कीजिएगा, यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट लिखा है, ठीक ना। उसके बाद हम नीचे उसी का फुल फॉर्म लाए हैं कि ये ICCR होता क्या है, तो द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन होता है दोस्तों। तो इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं कि ये ICCR क्या है। तो ICCR जो है, ICCR की स्थापना 1950 में कौन किए थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किए थे। और इसका उद्देश्य क्या है, तो विदेशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना, मतलब कला संस्कृति का विदेशी देशों के साथ आदान प्रदान करना। चलिए आगे हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। तो ये जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे और इनके ही जन्म दिवस पर 11 नवंबर को जो है नेशनल एजुकेशन डे, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के आदिवासी मतलब डोमिसाइल होता है दोस्तों, के संबंध में केंद्र सरकार कुछ निर्णय लिया है। तो उसके बारे में हम आपको बता दें कि कौन कौन से व्यक्ति जो वहाँ के डोमिसाइल हो सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा हम कंडीशन लिख दिए हैं, जो व्यक्ति 15 वर्षों से लगातार रह रहा हो वो जम्मू कश्मीर का नागरिक होगा, या जो 7 वर्षों से लगातार वहाँ अध्ययन कर रहा है वो होगा। इसके अलावा एक पॉइंट मैं छोड़ दिया, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा, जो 11वीं या 12वीं परीक्षा में वहाँ सम्मिलित हुआ है उसे भी जम्मू कश्मीर का नागरिक माना जाएगा, ठीक ना दोस्तों। चलिए आगे हम लोग चलते हैं
कि काबुल के गुरुद्वारा में 25 मार्च 2020 को हुए आतंकी हमले की जांच कौन संस्था कर रही है? तो ये दोस्तों भारत की संस्था कर रही है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। और ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है पहली बार विदेश में जांच करेगी। आगे हम लोग चलते हैं। विप्रो के संस्थापक कौन है? अजीम प्रेम जी है। यूएनओ का महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाल के हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। फिलिप एंडरसन, जिसका हाल ही में निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये फिलिप एंडरसन, जिसका हाल ही में निधन हुआ, ये कौन थे? तो इसके बारे में हम लोग चलिए पढ़ते हैं। यह जो है एक भौतिक वैज्ञानिक था और इसे 1977 में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था। और इसका मुख्य योगदान जो था मैग्नेटिज्म और सुपर कंडक्टिविटी में था, मतलब चुंबकत्व और अतिचालकता में था दोस्तों। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। एक और था, अभी हाल ही में जो है पेपर में देखने के लिए मिला था कि विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम, मतलब इसका आयोजन को हाल ही में जो है स्थगित किया गया है। तो चलिए उससे संबंधित हम फैक्ट ले लेते हैं जो हमको याद करना चाहिए और याद होना भी चाहिए दोस्तों, ठीक ना। तो सबसे पहले है कि विंबलडन टेनिस ग्रैंड स्लैम कब स्टार्ट हुआ था? तो 1877 में स्टार्ट हुआ था और ये सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है दोस्तों। और इसे किस कोर्ट पे खेला जाता है? क्योंकि टेनिस जिस ग्राउंड पे खेला जाता है, जिस जगह पे खेला जाता है उसे कोर्ट कहा जाता है। तो ये जो है विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। आगे हम लोग जो है इसको अरेंज किए हुए हैं दोस्तों। अरेंज ये है कि वर्ष में 4 आपका जो है ग्रैंड स्लैम होती है। तो वर्ष में जो 4 ग्रैंड स्लैम होती है तो उसका कभी कभी अरेंज पूछ देता है, या कभी पूछ देता है कि मान लीजिए कि अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन है, प्रथम ग्रैंड स्लैम कौन है, या मार्च में खेली जाने वाली कौन है। इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो आप इसको एक ऑर्डर में याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि वर्ष जब कोई आरंभ होता है तो सबसे पहले जो खेला जाता है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। कौन खेला जाता है? वो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। उसके बाद जो है फ्रेंच ओपन खेला जाता है। उसके बाद विंबलडन खेला जाता है। उसके बाद अमेरिकन ओपन खेला जाता है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, आप तो आप में जो है 2 वर्ड है, आप विलंब से यूएसए, मतलब अमेरिका आए। इस तरह से आप कीजिएगा। तो आप में देखिए 2 ठो है, एक आ से ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा और पी से फ्रेंच हो जाएगा, विलंब से विंबलडन हो जाएगा और यूएसए से आपका अमेरिका हो जाएगा। तो आप विलंब से यूएसए आए, मतलब इस तरह से आप इस सीक्वेंस को याद कर सकते हो। उसके बाद हम इसमें जो है ये भी लिख दिए हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच जो है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और अमेरिकन जो है हार्ड कोर्ट पे। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, साल का शुरुआती और साल का अंतिम, ये दोनों जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद जो है फ्रेंच जो है क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और विंबलडन तो बता ही चुके हैं कि ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है दोस्तों। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोप 26, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो हाल ही में 1 अप्रैल 2020 को होना था, उसको स्थगित कर दिया गया। तो ये कहाँ होना था? ये प्रस्तावित था, ये आपको बताना है। तो ग्लासगो में होना था, जिसको कि स्थगित कर दिया गया। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि डकवर्थ लुईस स्टर्न पद्धति किस खेल से? क्रिकेट से है ये। उसके बाद आप देखिए कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी परीक्षण किट का नाम क्या है? तो पैथो डिटेक्ट है, इसको याद रखिएगा। कौन बनाया है? तो माई लैब डिस्कवरी पुणे के द्वारा बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसमें आपको हम यहाँ पे पहले से इसको रिमार्क करके रखे हैं डू यू नो सेक्शन में। तो आप इसका मुख्यालय और स्थापना आप बताएंगे, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं कि भारतीय मूल की दक्षिणी अफ्रीकी नागरिक गीता राम जी का कोविड-19 से हाल ही में निधन हुआ। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये वायरोलॉजिस्ट था दोस्तों, ठीक ना। तो याद करिएगा, ये जो है विषाणुविद वैज्ञानिक थे। उसके बाद चलते हैं प्रोजेक्ट प्राण क्या है? तो यह स्वदेशी वेंटिलेटर। प्रोजेक्ट प्राण क्या है? तो प्रोजेक्ट प्राण जो है एक स्वदेशी वेंटिलेटर है। इसको जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा इसे बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया था? आरोग्य सेतु ऐप काफी चर्चा में रहा था, इसको याद कीजिएगा। विश्व बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के लिए भारत को कितना फंड देने का
फंड देने का निर्णय लिया है तो $1 बिलियन देगा भारत को। फिर आपका यहाँ डू यू नो सेक्शन आ गया दोस्तों, इसका सबका जवाब आपको देना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा, आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। और जब कोई वीडियो डालता हूँ तो उसमें जब आप कमेंट्स कर दें तो मेरी मनोबल जो है ऊंचा होती है, तो इस पर आप ध्यान रखेंगे और कमेंट जरूर करेंगे।